इस इमेज को देखें, ये वियतनाम के बच्चे हैं। इनकी उम्र के हिसाब से इनके हाथों में स्कूल की किताब अच्छी लगेगी, है ना? लेकिन इन बच्चों ने ग्रेनेड यानी बम को थामा और स्कूल जाने की बजाय ये युद्ध के मैदान में चले गए क्योंकि इन्हें आज़ादी चाहिए थी। अब इस इमेज को देखें, एक ऐतिहासिक तस्वीर है वियतनाम वॉर की और शायद आपने देखी भी होगी क्योंकि यह पुलित्जर प्राइज विनिंग फोटो है। इन बच्चों के गांव पर अमेरिका ने रासायनिक हमला यानी केमिकल अटैक किया था जिसमें पूरा गांव जल गया था। इस एक फोटो ने अमेरिकन सरकार की नींद हराम कर दी थी। तो वियतनाम युद्ध दुनिया के इतिहास में दर्ज एक ऐसा युद्ध था जिसकी दर्दनाक यादों के किस्से लोग आज भी याद करते हैं। तकरीबन 20 साल तक चले इस युद्ध में लाखों सैनिकों और लाखों वियतनामी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ऐसे ही इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको पूरा वियतनाम युद्ध का इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या कारण थे कि यह युद्ध हुआ था, कौन जिम्मेदार था इस युद्ध के लिए, इसका क्या परिणाम हुआ था, दुनिया पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था, इसमें कितने सैनिक और कितने लोग मारे गए थे, अमेरिका क्यों इस युद्ध को छोड़कर वियतनाम से भाग गया था और वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों की क्या हालत हुई थी, वो सब और इसके अलावा इतिहास के बारे में आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। इस मैप को देखें, यह हमारे एशिया का मैप है जिसमें यहाँ पर है वियतनाम, यह हमारा भारत है और यहाँ पर है हमारा पड़ोसी देश चाइना। तो चाइना के ठीक नीचे आज का वियतनाम है, लेकिन पहले यह बहुत बड़ा देश था। इस मैप को देखें, पहले इस पूरे भाग को इंडो चाइना कहते थे। आज ये पूरा भाग 3 अलग अलग देशों में टूट चुका है। ये कंबोडिया है, ये वाला लाओस है और ये वाला वियतनाम है। तो पश्चिमी देशों ने पूरी दुनिया के साथ जो किया था वही वियतनाम के साथ भी हुआ था। डिवाइड एंड रूल्स यानी तोड़ो और राज करो। तो सबसे पहले हम वियतनाम का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं ताकि इस वियतनाम वॉर को समझने में आपको आसानी हो। साल 1857 तक सब कुछ ठीक था इस पूरे भाग पर, लेकिन ये वो दौर था जब पश्चिमी देश जैसे अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी देश दुनिया के देशों को गुलाम बनाकर उन्हें लूटना शुरू कर चुके थे। और 1858 में फ्रांस इस वियतनाम तक पहुंच गया और 1887 आते आते फ्रांस ने इस पूरे भाग पर कब्जा कर लिया और इसे इंडो चाइना नाम दिया गया, जो फ्रांस की एक कॉलोनी बन चुकी थी। जैसे हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था वैसे ही। तो फ्रांस ने 1887 से लेकर 1941 तक इस इंडो चाइना पर राज किया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और साल 1941 में जापान ने इस इंडो चाइना को हराकर इसके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अगर आपने मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे जापान ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों पर कब्जा कर लिया था। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने इंडो चाइना के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था तब इंडो चाइना में हो ची मिन का उदय हो चुका था। इस इमेज को देखें, यह है हो ची मिन। इस इंडो चाइना को फ्रांस से आजाद कराने के लिए हो ची मिन ने साल 1930 में इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि हो ची मिन इंडो चाइना के एक राजनेता थे जो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी से काफी प्रभावित थे। क्योंकि हो ची मिन साल 1930 से लेकर साल 1925 तक यानी 3 साल तक ये यूएसएसआर में रहे थे, जहां पर इन्होंने कम्युनिज्म सीखा था। तो 1930 में इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद इनके आज़ादी की लड़ाई फ्रांस के साथ शुरू हुई थी और ऐसे में 1941 में जापान ने भी इस इंडो चाइना के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। यानी अब इंडो चाइना के कुछ हिस्सों पर जापान का कब्जा था तो कुछ हिस्सों पर फ्रांस का कब्जा था। मतलब हो ची मिन को अब एक तरफ जापान के साथ भी लड़ना था तो दूसरी तरफ उसे फ्रांस के औपनिवेशिक शासन को भी उखाड़ फेंकना था, तभी इंडो चाइना आजाद हो सकता था। इस कारण इन दोनों काम को एक साथ अंजाम देने के लिए हो ची मिन ने 19 मई 1941 के दिन वियत मिन की स्थापना की। तो पहले जापान को हराने के लिए वियत मिन संगठन ने अमेरिका और चाइना से मदद मांगी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में चाइना और अमेरिका दोनों जापान के दुश्मन थे। इसलिए अमेरिका और चाइना दोनों ने वियत मिन संगठन को मदद करना शुरू किया और हो ची मिन का संगठन यानी वियत मिन के लोगों ने जापान को कड़ी टक्कर दी
और अपने इंडो चाइना को आज़ाद कराने में सफल हुए। तो दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हारने के बाद जापान की सेना इंडो चाइना से निकल गई और इंडो चाइना पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। फ्रांस का पहले इंडो चाइना पर कब्जा था, तो 1945 में जापान के जाने के बाद फ्रांस वापस इंडो चाइना पर कब्जा करने आया कि इंडो चाइना हमारा उपनिवेश था, तो फिर से इंडो चाइना को हमें दे दीजिए। अब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस को तहस महस कर दिया था। इस कारण फ्रांस काफी कमजोर हो चुका था। इसीलिए साल 1946 में फ्रांस खुद तो नहीं आया इंडो चाइना पर कब्जा करने, लेकिन फ्रांस ने अपनी कठपुतली सरकार बिठाने की कोशिश की इंडो चाइना पर। इस इमेज को देखें, यह है बाओ डाई। ये गुयेन डायनेस्टी का 13वां और आखिरी राजा था जो फ्रांस का पपेट था, यानी फ्रांस जो आदेश देता था उसका पालन बाओ डाई पूरी जिम्मेदारी से करता था। क्योंकि इसने फ्रांस से ही पढ़ाई की थी तो इसको फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। इस कारण फ्रांस इस बाओ डाई को इंडो चाइना की कठपुतली सरकार का शासक बनाना चाहता था 1946 में। लेकिन यह बात हो ची मिन को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, क्योंकि यह हो ची मिन 1930 से फ्रांस से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, फिर वह जापान से भी लड़े। वे नहीं चाहते थे कि हमारे इंडो चाइना पर फिर से कोई कब्जा करे, ना फ्रांस और ना ही उनकी कठपुतली सरकार। तो 1946 में जैसे ही फ्रांस ने अपनी कठपुतली सरकार बिठाने की कोशिश की इंडो चाइना पर, तो हो ची मिन का जो संगठन था वियत मिन, इन्होंने अपने लोकल लोगों के साथ मिलकर लड़ाई शुरू कर दी फ्रांस और उनके चाहने वाले इंडो चाइना के लोगों के खिलाफ। अब ये इंडो चाइना का मैप है। ये जो ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ साइड के जो लोग थे वे ज्यादातर हो ची मिन के समर्थक थे, और ये नीचे वाले यानी साउथ वाले कुछ लोग फ्रांस के समर्थक थे। तो इन दोनों के बीच 1946 में लड़ाई शुरू हुई, जिसे फर्स्ट इंडो चाइना वॉर कहते हैं। और 1949 आते आते वियत मिन संगठन ने इस नॉर्थ साइड को, जिसमें हैनोई शहर भी शामिल था, इसे फ्रांस और उनकी कठपुतली सरकार से आजाद करा लिया, जिसे नॉर्थ वियतनाम कहा गया। और 1949 में वियत मिन संगठन के प्रमुख हो ची मिन को इस नॉर्थ वियतनाम का राष्ट्रपति बनाया गया। और नीचे इस तरफ साउथ वियतनाम में अब फ्रांस ने अपनी कठपुतली सरकार बिठा दी, जिसका शासक सम्राट बाओ डाई को बनाया गया, जो पपेट था फ्रांस का। इसने जुलाई 1949 में साउथ वियतनाम राज्य का गठन किया और इस साइगोन शहर को इसकी राजधानी बनाई गई। अब यह बाओ डाई और नॉर्थ वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन दोनों चाहते थे कि वियतनाम का एकीकरण हो, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों वियतनाम को मिलाकर एक पूरा वियतनाम बनाया जाए। लेकिन हो ची मिन कम्युनिस्ट नेता थे और वे यूएसएसआर से प्रभावित थे। इस कारण हो ची मिन चाहते थे कि वियतनाम को कम्युनिस्ट देशों के मॉडल पर विकसित किया जाए। तो सामने बाओ डाई चाहते थे कि वियतनाम को पश्चिमी देशों के मॉडल पर विकसित किया जाए। तो इस बात को लेकर भी नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच काफी मतभेद था। इस कारण फ्रांस की मदद से बाओ डाई ने नॉर्थ वियतनाम को फिर से अपने कब्जे में करने के लिए एक मुहिम छेड़ा। अब हो ची मिन एक कम्युनिस्ट नेता थे और इसी साल 1949 में इनके पड़ोसी देश चाइना में एक ऐतिहासिक घटना हुई। गृह युद्ध में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जीत गई चाइना में, और इन्होंने चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया था। इसके बाद चाइना और यूएसएसआर दोनों ने इस नॉर्थ वियतनाम को यानी हो ची मिन को हथियार और आर्थिक मदद करना शुरू किया ताकि वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार बने। और इस साउथ वियतनाम को तो फ्रांस का सपोर्ट था ही, लेकिन अमेरिका यह सब देख रहा था कि नॉर्थ वियतनाम को चाइना और यूएसएसआर दोनों मदद कर रहे थे। अगर नॉर्थ वियतनाम जीत गया तो वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश बनेगा। तो ऐसा ना हो, इस कारण अमेरिका ने 1950 से साउथ वियतनाम में फ्रांस को सैन्य मदद करना शुरू किया। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश अपनी पूंजीवादी विचारधारा को दुनिया पर थोपना चाहते थे, तो दूसरी ओर यूएसएसआर और चाइना जैसे देश अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने में लगे थे, जिस दौरान दुनिया के कई छोटे छोटे देश इनकी जंग का अखाड़ा बने, जिसमें से एक था वियतनाम। लेकिन उस समय ये 2 भागों में बटा हुआ था, नॉर्थ और साउथ वियतनाम। तो इस लड़ाई में नॉर्थ वियतनाम का पलड़ा भारी था और साल 1954 आते आते नॉर्थ वियतनाम ने फ्रांस और साउथ वियतनाम को बुरी तरह से हरा दिया। यानी हो ची मिन और उनका वियत मिन संगठन ये लड़ाई जीत गए थे। इसके 2 कारण थे। पहला, यूएसएसआर और चाइना इन्हें हथियार दे रहे थे
और दूसरा वियत मिन के सैनिक गोरिल्ला वॉर में माहिर थे, यानी छापेमारी तकनीक से युद्ध लड़ने में इन्हें महारत हासिल थी। और इस लड़ाई में नॉर्थ वियतनाम के आम लोग और बच्चे भी शामिल हो गए थे। इस इमेज को देखें, ये नॉर्थ वियतनाम के बच्चे हैं। इनकी कमर पर ग्रेनेड यानी बम लटके हुए हैं। अब इस इमेज को देखें, ये नॉर्थ वियतनाम की महिलाएं और लड़कियां हैं। इन्होंने भी हथियार उठा लिए थे इस युद्ध के लिए। तो इतने छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी फ्रांस को हराने में लग गए थे। इस कारण नॉर्थ वियतनाम 1954 में लड़ाई जीत गया। इस लड़ाई को फर्स्ट इंडो चाइना वॉर के नाम से जाना जाता है। तो 1940 से 1954 तक चले इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि फ्रांस को वियतनाम के साथ शांति वार्ता का रास्ता चुनना पड़ा। इस वार्ता को जिनेवा सम्मेलन यानी जिनेवा एकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। 26 अप्रैल 1954 के दिन जिनेवा सम्मेलन हुआ था। यह उस समय की इमेज है। अब इस मैप को देखें, 1949 में फ्रांस ने इस लाओस को आजाद कर एक अलग देश बना दिया था। फिर 1953 में फ्रांस ने इन कंबोडिया को भी आजाद कर दिया था। अब यह वियतनाम बचा था। तो इस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। हो ची मिन के कब्जे वाले भाग को नॉर्थ वियतनाम बनाया गया, यानी इस भाग को, और बाओ डाई के कब्जे वाले इस भाग को साउथ वियतनाम बनाया गया। और इस समझौते में एक यह भी प्रावधान रखा गया था कि नॉर्थ और साउथ वियतनाम दोनों देश में वियतनाम के फिर से एकीकरण के लिए 2 साल बाद यानी 1956 में चुनाव होगा। इसमें आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर वाला नॉर्थ वियतनाम यानी हो ची मिन जिसके राष्ट्रपति बने और इसका कैपिटल था हैनोई, जो एक कम्युनिस्ट देश बना। और ये येलो कलर वाला साउथ वियतनाम बना जिसका राष्ट्रपति बाओ डाई बना, जिसका कैपिटल बना साइगोन, जो एक पूंजीवादी देश बना। इस समझौते का उद्देश्य यही था कि इससे वियतनाम में शांति की स्थापना हो और युद्ध खत्म हो। इसके बाद लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 1954 में वियतनाम के विभाजन के 1 साल बाद नो डिन डियन, ये उनकी इमेज है। इसने अमेरिका की मदद से इस साउथ वियतनाम का जो राष्ट्रपति था बाओ डाई, इसका तख्ता पलट करके नो डिन डियन साउथ वियतनाम का नया राष्ट्रपति बन गया। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि अमेरिका ने फिर से क्यों वियतनाम में उंगली करना शुरू किया। तो उस समय कोल्ड वॉर शुरू था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच। अगर आपको कोल्ड वॉर की वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट करके बताएं मुझे। तो इस कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका दुनिया के उन तमाम देशों को जो कम्युनिस्ट थे, यानी जो यूएसएसआर के पक्ष में थे, ऐसे सभी देशों पर कम्युनिस्ट सरकार हटाकर वहां पर पूंजीवादी या अमेरिका की कठपुतली सरकार बिठाना चाहता था अमेरिका। अब ये साउथ वियतनाम में जो राष्ट्रपति बनाया गया नो डिन डियन, वो तो अमेरिका के पक्ष में था, लेकिन नॉर्थ वियतनाम में जो हो ची मिन थे राष्ट्रपति, वो यूएसएसआर के पक्ष में थे, यानी कम्युनिज्म फॉलो करने वाले। और अगले साल 1956 में जिनेवा समझौते के तहत नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम दोनों में इनका एकीकरण करने के लिए चुनाव होने वाले थे, यानी इलेक्शन। तो अमेरिका को डर था कि कहीं इस चुनाव में पूरा वियतनाम कम्युनिस्ट देश ना बन जाए। अगर ऐसा होगा तो एशिया में एक और देश कम्युनिस्ट बन जाएगा। इसी कारण तो उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने एक भाषण में कहा था कि अगर दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम कम्युनिस्ट देश बनेगा तो एशिया में डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। इस इमेज को देखें, डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर एक देश में पूंजीवादी सरकार गिरेगी तो उसे देखकर बाकी देशों में भी ऐसा होना शुरू हो जाएगा, यानी पूंजीवादी सरकार गिरने लगेगी और उनकी जगह पर कम्युनिस्ट सरकारें बनने लगेगी। इस कारण अमेरिका को डर था कि वियतनाम में अगर कम्युनिस्ट सरकार बनेगी तो एशिया के बाकी देशों में डोमिनो इफेक्ट पैदा हो सकती है। इसलिए ऐसा ना हो, इस कारण अमेरिका ने नो डिन डियन को तख्ता पलट करने में मदद की और साल 1955 से अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने नो डिन डियन को यानी साउथ वियतनाम को हथियार और पैसे की मदद करना शुरू कर दिया। और अमेरिका ने अपने कुछ मिलिट्री एडवाइजर भी भेजे साउथ वियतनाम की सरकार को चलाने के लिए। अब नो डिन डियन एक कैथोलिक था और वियतनाम की ज्यादातर आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। इस कारण नो डिन डियन ने साउथ वियतनाम में जो बौद्ध धर्म के लोग थे उन पर अत्याचार करना शुरू किया, क्योंकि नो डिन डियन को अब हथियार और सभी जरूरी चीजें अमेरिका से मिलने लगी थी।
इस कारण साउथ वियतनाम की सेना इन हथियारों के जरिए अब अपने ही लोगों पर जुल्म करने लगी। और इस साउथ वियतनाम में जो वियत मिन के लोग थे, जो हो ची मिन के समर्थक थे, उनको भी निशाना बनाया गया और देखते ही देखते करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कईयों को बुरी तरह टॉर्चर किया गया और उन्हें भयंकर प्रताड़ना दी गई थी। इस कारण वियत मिन और बौद्ध धर्म के लोगों ने साउथ वियतनाम की सेना यानी नॉर्थ डिन डियन का विरोध करना शुरू किया। इस इमेज को देखें, एक बौद्ध धर्म के मॉन्क थे। इन्होंने इनका विरोध करने के लिए साइगोन शहर में लोगों के सामने वे खुद ही आग लगाकर जल गए थे। लेकिन नॉर्थ डिन डियन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी एक तानाशाह बन गया था। इनकी सेना ने वियत मिन और बौद्ध धर्म के लोगों को मारना जारी रखा और 1956 में जो चुनाव करवाना था वियतनाम के एकीकरण के लिए, उसे भी रद्द करवा दिया। अब अभी तक नॉर्थ वियतनाम यानी हो ची मिन शांत बैठे थे, लेकिन चुनाव रद्द करवाने की खबर सुनकर इन्होंने भी तय किया कि अब साउथ वियतनाम यानी नॉर्थ डिन डियन की सेना को रोकना होगा, क्योंकि ये सेना वियत मिन के लोगों को मार रही थी, जो लोग पहले वियतनाम की आजादी के लिए हो ची मिन के साथ लड़े थे। अब इस नॉर्थ वियतनाम को यूएसएसआर और चाइना दोनों हथियार और आर्थिक मदद दे रहे थे। इस मैप को देखें, इसमें यह नॉर्थ वियतनाम है जिसने साउथ वियतनाम में वियत मिन सेना को हथियार देना शुरू कर दिया। लेकिन कैसे? इस लाओस देश से। ये जो रेड कलर की लाइन है वो सब खुफिया रास्ते थे, जिसे हो ची मिन ट्रायल के नाम से जाना जाता है। तो इन अलग अलग रास्तों से नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम के वियत मिन लोगों को हथियार देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि साउथ वियतनाम में जो वियत मिन लोग थे उन्हें नॉर्थ डिन डियन की सेना मार रही थी। इस कारण नॉर्थ डिन डियन यानी साउथ वियतनाम की जो सेना अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही थी, उनमें से जो वियत मिन संगठन के लोग थे अब उनके हाथ में भी हथियार आ चुके थे इस रास्ते से। तो वियत मिन और नॉर्थ डिन डियन की सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ 1957 में। 1957 के बाद वियत मिन सेना ने साउथ वियतनाम के सरकारी अधिकारियों और बाकी सरकारी जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और 1959 तक साउथ वियतनाम की सेना के साथ वियत मिन की सेना लड़ती रही, छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला तकनीक से। वैसे तो 1954-55 में ही अमेरिकी सैनिक वियतनाम में पहुंच गए थे, लेकिन उस समय उनकी तादाद 800 से भी कम थी और ये अमेरिकी सैनिक यहाँ युद्ध लड़ने नहीं बल्कि साउथ वियतनाम की सेना को ट्रेनिंग देने आए थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा होता जा रहा था वैसे वैसे यहाँ पर अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा था और साल 1962 आते आते अमेरिका के 9000 सैनिक साउथ वियतनाम में आ चुके थे। लेकिन अभी तक अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था और दूसरी ओर वियत मिन सेना ने साउथ वियतनाम की सेना के नाक में दम कर रखा था, क्योंकि अब वियत मिन सेना को इस नॉर्थ वियतनाम का पूरा सपोर्ट था। अब अमेरिका ने जो अपने एडवाइजर भेजे थे इस साउथ वियतनाम में 1955 में, इन्होंने जनवरी 1962 में ऑपरेशन रेडेंस किया, जिसमें अमेरिकी विमानों ने नॉर्थ वियतनाम के ग्रामीण इलाकों में एजेंट ऑरेंज केमिकल का छिड़काव शुरू किया ताकि जंगलों को नष्ट किया जा सके और जो वियत मिन की सेना इन जंगलों में छिप छिप कर गोरिल्ला युद्ध लड़ रही थी उन तक हथियार और खाने के सामान की सप्लाई रोकी जा सके। इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। इन्होंने ये ऑपरेशन करवाया था क्योंकि वियतनाम जंगलों, नदियां, दलदल और पहाड़ियों से भरा एक देश है और ऊपर से वियत मिन के सैनिक गोरिल्ला तकनीक से युद्ध लड़ते थे, यानी जंगलों में छिप छिप कर वो दुश्मनों पर हमला करते थे सुरंगों के जरिए। इस कारण इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी तो फ्रांस भी हार गया था इनसे। फिर मई 1963 में नॉर्थ डिन डियन की सेना ने साउथ वियतनाम के गांव में बौद्ध प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें बौद्ध लोगों के साथ कई छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए। इस घटना के बाद से नॉर्थ डिन डियन पर उनके खुद के देश साउथ वियतनाम के लोगों का विश्वास उठ गया कि यह कैसा राष्ट्रपति है जो अपने ही देश के मासूम लोगों पर गोलियां चलवा रहा है। इस कारण अमेरिका ने एक प्लान बनाकर नॉर्थ डिन डियन और उनके भाई दोनों को मरवा दिया और उधर अमेरिका में उनके राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की भी हत्या कर दी गई, जिसके बाद लिंडन बी जॉनसन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने 1963 में। अब अमेरिका को इस युद्ध में कूदना था, लेकिन बिना कोई कारण अमेरिका इस युद्ध में कैसे कूद सकता है? अगर वो ऐसा करेगा
तो दुनिया के सामने बदनाम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अमेरिका वियत मिन्ह की सेना पर समय समय पर हमला करता रहता था। जैसे 1962 में जो ऑपरेशन रेड इंच किया था अमेरिका ने, वो भी दुनिया से छुपा कर ही किया गया था। इसके बाद एक चमत्कारिक घटना हुई। इस मैप को देखें, यह है गल्फ ऑफ टोंकिन। तो यहाँ इस समुद्र में 2 अगस्त 1964 को गल्फ ऑफ टोंकिन की घटना हुई, जिसमें नॉर्थ वियतनाम की आर्मी ने एक अमेरिकी जहाज पर हमला किया, जिसमें कुछ अमेरिकी सैनिक मारे गए। तो इस घटना के बाद से अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने अमेरिकी संसद में गल्फ ऑफ टोंकिन का रिजोल्यूशन पास करवाकर वियतनाम में अपने सैनिक भेजने शुरू किया और अमेरिका पूरी तरह से इस लड़ाई में कूद गया। अब जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि गल्फ ऑफ टोंकिन की घटना एक झूठ था अमेरिका का। अमेरिका ने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ है ताकि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होने का बहाना मिल जाए। पर बाद में पता चला कि यह अमेरिका का इस युद्ध में कूदने का एक षड्यंत्र था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक में लाखों सैनिक और लाखों लोग मारे जा चुके थे। खैर, ये तो बात की बात है। तो अमेरिका ने गल्फ ऑफ टोंकिन रिजोल्यूशन पास करवाकर अपने सैनिक साउथ वियतनाम में उतारने शुरू कर दिया और इन्होंने नॉर्थ वियतनाम पर बहुत बड़े बड़े हमले शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी अमेरिका के लिए इन जंगलों में गुरिल्ला तकनीक से लड़ रहे नॉर्थ वियतनाम के सैनिकों के सामने टिकना मुश्किल हो रहा था। नॉर्थ वियतनाम के सैनिक पूरे वियतनाम में सुरंगें यानी टनल्स बनाकर लड़ रहे थे और अमेरिकी सैनिकों पर अचानक हमला करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस तरह की सुरंगें पूरे वियतनाम में बनाई गई थी। इन सुरंगों में वियतनाम के सैनिक छुप कर रहते थे और जब हेलीकॉप्टर से या पैदल अमेरिकी सैनिक यहाँ कहीं दिखाई दे तो उन्हें चुपके से मार देते थे। इन्हीं सुरंगों में ये लोग आराम करते थे, इन्हीं में खाना बनाते थे और हथियारों के बड़े बड़े गोडाउन भी इन्हीं सुरंगों में बना लिए थे इन्होंने। और अगर ऐसी सुरंग में कोई अमेरिकी सैनिक घुस गया तो वो वापस जिंदा बाहर नहीं निकल पाता था। और अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के बाद यूएसएसआर और चाइना ने नॉर्थ वियतनाम के लिए हथियारों की सप्लाई और बढ़ा दी। यूएसएसआर ने विमान, तोपखाने, गोला बारूद, छोटे हथियार, रडार, खाद्य सामग्री और मेडिकल इक्विपमेंट भेजकर नॉर्थ वियतनाम का हौसला बढ़ाया। और चाइना ने रक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपने कई इंजीनियर सैनिकों को भेजा। फिर मार्च 1965 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने एक तरफ ऑपरेशन रोलिंग थंडर के तहत नॉर्थ वियतनाम पर 3 साल तक लगातार बमबारी करने का अभियान शुरू किया, तो दूसरी ओर जुलाई 1965 में अमेरिका ने 50,000 सैनिकों को वियतनाम की जमीन पर उतारा। इसके बाद हर महीने 35,000 और सैनिकों को उतारा गया, जिन्होंने नॉर्थ वियतनाम के जंगलों में लड़ाई शुरू की और जंगलों के ऊपर अमेरिका के हवाई जहाजों ने बमबारी भी शुरू की। अब इस मैप को देखें। नवंबर 1965 में वियतनाम की लाद्रांग घाटी की लड़ाई में लगभग 300 अमेरिकी सैनिक मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस कारण अमेरिका ने साल 1967 तक में वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 5 लाख कर दी और अमेरिका को लगा कि अब तो वियतनाम को बुरी तरह से हरा देंगे। लेकिन ये तो अमेरिका के उन सैनिकों को पता था कि वियतनाम के जिन जंगलों में वो लड़ रहे थे वहां पर क्या माहौल था। अमेरिकन सैनिकों को ऐसे दलदल और नदियों को इस तरह के जंगलों में नॉर्थ वियतनाम की सेना से लड़ना था, जो सेना सुरंगों में छुपी रहती थी, जो किसी भी वक्त और कहीं पर से भी हमला करती थी। और अमेरिकी सैनिकों को अगर ऐसी सुरंग मिल भी जाए तो वे अंदर जाकर कभी वापस नहीं लौट पाते थे। इस इमेज को देखें। इस तरह से सुरंगों के ऊपर दरवाजा रखा जाता था और उस दरवाजे पर सूखी पत्तियों को रख दिया जाता था, तो इसे ढूंढना अमेरिकन सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इस कारण अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर जितने बम बरसाए थे उससे 4 गुना ज्यादा बम अकेले वियतनाम पर बरसाए। फिर भी अमेरिका जीत नहीं पाया, क्योंकि वियतनाम के सैनिक तो सुरंगों में छिपे थे। ऊपर कितने ही बम गिरे उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। इस कारण अमेरिका ने अपनी सारी हदें पार करते हुए वियतनाम पर रासायनिक हथियारों से हमला शुरू कर दिया, जिसमें एक था नेपाम केमिकल। इस इमेज में देखें। ऊपर हवाई जहाजों से वियतनाम के जंगलों में जहां पर उनके सैनिक छिपे हुए हो, ऐसे जंगलों में अमेरिका नेपाम केमिकल छिड़कता था, जिससे जंगलों में भीषण आग लग जाती थी। और दूसरा था एजेंट ऑरेंज। इस इमेज को देखें।
इस तरह से एजेंट ऑरेंज केमिकल का छिड़काव होता था और इस केमिकल से पेड़ों की सारी पत्तियां गिर जाती थी, सिर्फ पेड़ों की टहनियां ही बचती थी, ताकि वियतनाम के सैनिक अमेरिकी सेना को ऊपर हवाई जहाज से साफ साफ दिखाई दे और वे उसे आसानी से मार सके। इस इमेज को देखें। यह नदी के इस तरफ जो जंगल है उसे अमेरिकी हवाई जहाजों ने एजेंट ऑरेंज केमिकल से सुखा दिया है। तो पहले जो जंगल ऐसे दिखाई देते थे वो इस केमिकल के हमले के बाद ऐसे दिखाई देने लगे। लेकिन इन केमिकल हमलों से वियतनाम के लाखों आम नागरिक मारे गए जिनका इस युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं था। अब इस इमेज को देखें। एक ऐतिहासिक तस्वीर है वियतनाम वॉर की और शायद आपने देखी भी होगी क्योंकि ये पुलित्जर प्राइज विनिंग फोटो है और इस तस्वीर की जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आप भी इसे पसंद करेंगे। तो इस ऐतिहासिक फोटो को निक उथ नाम के फोटोग्राफर ने ली थी। ये उनकी इमेज है। वियतनाम युद्ध के दौरान एक नौजवान थे। अब वियतनाम युद्ध के दौरान इनके जो बड़े भाई थे यून थान मई एक पत्रकार थे। ये उनकी इमेज है और ये इनका कैमरा है। इस तरह से ये पत्रकारिता करते थे क्योंकि इन्होंने अपने छोटे भाई निक को एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि एक अच्छी तस्वीर बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी रोक सकती है। लेकिन 1965 में इनकी मौत हो गई, पर इनकी बताई बात को निक भूले नहीं थे और इन्होंने अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए उनका कैमरा उठाया और पत्रकारिता शुरू की। और 2 साल बाद निक एक जलते हुए गांव के बाहर खड़े थे। इसमें जो पीछे आग लगी है वो एक गांव था जिस गांव पर अमेरिका ने केमिकल हमला किया था और ये बच्चे उस गांव से अपनी जान बचाकर बाहर निकल रहे थे। तब निक ने यह फोटो ली थी और जैसे उनके भाई ने कहा था कि एक अच्छी तस्वीर बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी रोक सकती है, वैसा ही हुआ। इस तस्वीर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस एक फोटो ने अमेरिकन सरकार की नींद हराम कर दी क्योंकि उन दिनों अमेरिका में टीवी आ चुके थे और उनकी मीडिया तो आजाद है। उन्होंने वियतनाम युद्ध की ऐसी वीडियो और ऐसी तस्वीरों को मीडिया में दिखाना शुरू किया, जिसके बाद पूरे अमेरिका में इसका विरोध शुरू हो गया और एंटी वार मूवमेंट शुरू हो गया। इस इमेज को देखें। यह व्हाइट हाउस है और ये अमेरिकी लोग जो वियतनाम वॉर को खत्म करवाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे, अमेरिकी सरकार का विरोध करने के लिए। और सिर्फ इसी जगह पर नहीं, पूरे अमेरिका में ऐसे विरोध शुरू हुए हैं। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को जैसे अमेरिका के सभी बड़े शहरों में। तब इसके जवाब में अमेरिकन सरकार ने अपने लोगों से कहा कि आप शांति बनाए रखिए क्योंकि अब कुछ ही महीनों में हम वियतनाम को हरा देंगे। अभी वियतनाम की स्थिति बहुत ही खराब है, बस वो हारने के कगार पर ही है। यानी अमेरिका अभी भी यह परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने वाली है। लेकिन इसी दौरान टेट ऑफेंसिव की घटना हुई। ये घटना हुई थी जनवरी 1968 में। इसमें नॉर्थ वियतनाम की सेना ने तय किया कि हम एक ही रात में पूरे साउथ वियतनाम पर हमला करेंगे। इस मैप को देखें। इसमें जितने स्टार हैं उन सभी जगहों पर इस नॉर्थ वियतनाम की सेना ने हमला किया, वो भी रात में, जिसमें इन साइगोन शहर में अमेरिका का जो दूतावास था उन पर भी हमला किया गया और अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस थे उन पर भी हमला हुआ। तो नॉर्थ वियतनाम ने अचानक एक रात में साउथ वियतनाम पर हमला कर दिया, जो एक सरप्राइज अटैक था जिसे टेट ऑफेंसिव के नाम से जाना जाता है। और इस हमले में अमेरिका के 543 सैनिक शहीद हो गए थे। इस कारण इस टेट ऑफेंसिव की घटना ने वियतनाम वॉर की पूरी बाजी पलट दी, क्योंकि अभी तक नॉर्थ वियतनाम की सेना को लगता था कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, उनके पास हर तरह के आधुनिक हथियार है, वो हमें आसानी से हरा देंगे। इस विचारधारा के साथ नॉर्थ वियतनाम युद्ध लड़ रहा था। लेकिन टेट ऑफेंसिव हमले के बाद नॉर्थ वियतनाम की सेना का हौसला बढ़ गया, इनका मनोबल बढ़ गया कि अगर हम ऐसे ही हमले उन पर करते रहें तो अमेरिका भी हार सकता है। इस कारण यह घटना वियतनाम वॉर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और यह टेट ऑफेंसिव सिर्फ एक ही रात में हुआ था ऐसा नहीं है, 120 बार अलग अलग रातों में नॉर्थ वियतनाम की सेना ने यह हमले किए थे। कितने? 120 बार, जिसमें अमेरिका के 1580 सैनिक शहीद हो गए थे। इस हमले में नॉर्थ वियतनाम को जीत तो नहीं मिली, लेकिन अमेरिका के नागरिकों को यह संदेशा मिल गया कि लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। अमेरिकन सरकार ने जो झूठ बोला था कि वियतनाम एक कमजोर देश है और कुछ महीने में ही हम यह लड़ाई जीत जाएंगे, वो झूठ पकड़ा गया। और अमेरिकी लोगों को यह भी पता चल गया कि वियतनाम की सेना इतने बड़े हमले करने की क्षमता भी रखती है। इस कारण अमेरिकन सरकार बौखला गई
कि अब क्या करें। हमारे ही लोग हमारा विरोध करने सड़कों पर उतर आए हैं और इन लोगों की मांग थी कि वियतनाम युद्ध को खत्म करो और हमारे सैनिकों को वापस बुलाओ। और इसी बीच अमेरिकी सैनिकों ने माय लाई नरसंहार की घटना को अंजाम दिया। 16 मार्च 1968 के दिन नॉर्थ वियतनाम में एक गांव था माय लाई नाम का। इस पूरे गांव पर अमेरिकी सैनिकों ने हमला कर दिया। गांव के सभी घरों को जला दिया गया। निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें एक साथ 504 लोग मारे गए और ये सभी लोग आम लोग थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ये उस घटना की तस्वीर है जहां कहीं पर भी नॉर्थ वियतनाम के आम लोग थे, उन सबको अमेरिकी सैनिकों ने मार दिया। लेकिन इस दौरान एक अमेरिकी पायलट था, ह्यूग थॉमसन नाम का। ये उनकी इमेज है। इन्होंने जब माय लाई गांव का नरसंहार देखा तो थॉमसन द्रवित हो गए। इनका दिल पिघल गया और इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा और कुछ गंभीर घायल वियतनामी बच्चों और महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल भेजकर उनकी जान बचाई। लेकिन इसके बदले में युद्ध के बाद अमेरिकी सरकार ने थॉमसन को देशद्रोही कहकर उन्हें सजा दी। लेकिन अमेरिकी लोगों की नजर में थॉमसन एक हीरो बन गए थे। तो इस माय लाई नरसंहार की तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिका में जो विरोध हो रहे थे वो अब बहुत बड़े पैमाने पर होने लगे। लाखों अमेरिकी लोग सड़कों पर उतर आए और पूरी दुनिया में भी अमेरिका के खिलाफ एक आक्रोश फैल गया। अब जैसी स्थिति अमेरिका में अमेरिकन सरकार की थी, वैसी ही स्थिति अमेरिकन सैनिकों की वियतनाम में थी, क्योंकि वियतनाम और उनके गले में एक ऐसी हड्डी बनकर फंस गया था जिसे अमेरिका निगल भी नहीं पा रहा था और उसे उगल भी नहीं पा रहा था। क्योंकि अब वियतनाम के लोग भी अपनी सरकार के साथ खड़े हो गए। वे देश के लिए मरने मारने को तैयार हो गए और वियतनाम की सेना के साथ मिलकर वहां के आम नागरिक भी अब अमेरिकी सैनिकों को चुन चुनकर मारने लगे थे। इस कारण 1968 आते आते अमेरिकी सैनिकों का हौसला जवाब दे चुका था। वे जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे। अब वे किसी भी तरह से अपनी जान बचाने में जुट गए थे। अमेरिकी सैनिकों का अनुशासन कमजोर हो रहा था। अमेरिकी सैनिक इस युद्ध से इतने डर गए थे कि खुद के ही सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाने लगे थे, ताकि उन्हें यह बहाना मिल जाए कि यह उपकरण खराब हो गया है, इसलिए मैं युद्ध लड़ने नहीं आ पाऊंगा। अपने ही सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाने के 500 मामले भी दर्ज किए गए थे, जो खुद को बचाने के लिए यानी सैनिकों द्वारा यहाँ एक तरह का विरोध था। और सबसे बड़ी बात कि युद्ध का विरोध करने वाले इन सैनिकों के साथ साथ कई अमेरिकी सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। वैसे अमेरिका की आर्मी दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी में से एक है, जिनके पास आधुनिक हथियार और सभी जरूरी चीजें होती है। और प्रथम विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में भी वे जीत गए थे। फिर वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों की हालत ऐसी क्यों हो गई थी? क्योंकि एक तो वियतनाम की सेना गोरिल्ला तकनीक से युद्ध लड़ती थी, छुप छुप कर, और ऐसा युद्ध अमेरिकन सैनिकों ने कभी नहीं लड़ा था। और दूसरा, वियतनाम नदियों, दलदल, जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ देश है, तो इस तरह के इलाकों में भी अमेरिकी सैनिक कभी नहीं लड़े थे। और इन जंगलों में कोई सड़क या रास्ते भी नहीं थे। इस कारण अमेरिका को सामान और सेना की सप्लाई करने में बहुत सी मुश्किलें आ रही थी। कुल मिलाकर कहूं तो अमेरिका ने अपने इतिहास में ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं लड़ा था। इस कारण वो वियतनाम को हराने में असफल हो गया और हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिसे देखकर काफी संख्या में अमेरिकी लोग इस युद्ध के खिलाफ हो गए थे। अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और अमेरिका के 700 दिग्गजों ने व्हाइट हाउस के आगे अपने मेडल फेंक दिए कि युद्ध को रोको और हमारे सैनिकों को वापस बुला लो वियतनाम से। और उस दौर में अमेरिका में एक नियम था कि अमेरिका के हर नौजवान को अमेरिकी सेना में शामिल होकर सेवा देनी पड़ती थी। और जब यह पता चला कि वियतनाम में उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तो कई अमेरिकी नौजवान अमेरिका छोड़कर उनके पड़ोसी देश कनाडा भाग गए थे कि हम क्यों उन मासूम वियतनामी लोगों को मारे जिन्होंने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और इसी दौरान अमेरिका का मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन की रिपोर्ट लीक हो गई। 400 पेज की इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि अमेरिकी मिलिट्री एडवाइजरों ने अमेरिकी सरकार और अमेरिकी लोगों को गुमराह किया है। ये युद्ध हम कुछ महीनों में नहीं जीत सकते और वियतनामी सेना काफी मजबूत है। हमने अमेरिकी सरकार और लोगों से झूठ बोला है और अमेरिकी अधिकारियों ने इस युद्ध के दौरान जो रकम खर्च की थी वो भी बहुत ज्यादा निकली इस रिपोर्ट में। ये सब खुफिया बातें बाहर आ गई इस पेंटागन रिपोर्ट से। और जब मीडिया के कारण ये बात लोगों को पता चली तो अमेरिकी लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए। और 1969 में अमेरिका में इलेक्शन थे,
जिसमें रिचर्ड निक्सन यह कहकर चुनाव लड़े कि मैं अमेरिकी सैनिकों को वियतनाम युद्ध से वापस बुला लूंगा। और इसी चुनावी मुद्दे के साथ निक्सन चुनाव जीत गया और वे अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन 1970 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ऑपरेशन मैनू के तहत इस कंबोडिया और इस लाओस पर बमबारी करना शुरू किया, ताकि जो हो ची मिन ट्रायल था, जिन रास्तों से नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम के वियत मिन लोगों को हथियार सप्लाई करता था, उस नॉर्थ वियतनाम की सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश की गई। इस ऑपरेशन को गुप्त रखा गया था क्योंकि यह कंबोडिया और लाओस इस युद्ध का हिस्सा ही नहीं थे। अगर इन पर अमेरिका को बमबारी करनी है तो दुनिया से छुपा कर करनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने इसका भी भांडा फोड़ दिया और अमेरिका के लोग समझ नहीं पाए कि अमेरिका क्यों इतने देशों पर हमले कर रहा है। इस हमले का भी अमेरिका के नागरिकों ने विरोध किया और अमेरिका में जगह जगह पर दंगे और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। इस कारण आखिरकार निक्सन एक पॉलिसी लेकर आया, वियतनामीजेशन यानी वियतनामीकरण। इस पॉलिसी का उद्देश्य था कि साउथ वियतनाम में जो अमेरिकी सैनिक हैं उन्हें वापस अमेरिका बुला लो और साउथ वियतनाम में उनके ही लोकल सैनिकों की संख्या बढ़ा दो, यानी दोनों वियतनाम को आपस में लड़ने दो और अमेरिका को इस युद्ध से निकाल दो। तो 1970 के बाद अमेरिकी सैनिकों को धीरे धीरे वापस बुलाया गया और साउथ वियतनाम के सैनिकों की संख्या बढ़ती गई। फिर 1972 आते आते अमेरिका के जो 5 लाख सैनिक वियतनाम में थे वो घटकर 69,000 हो गया। और इसी साल नॉर्थ वियतनामी सेना ने 3 बड़े बड़े हमले किए, जिसे ईस्टर ऑफेंसिव कहते हैं। और इस बार नॉर्थ वियतनाम की सेना ने साउथ वियतनाम के कई इलाकों को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसके अमेरिका ने कभी उम्मीद नहीं की थी। और इसके जवाब में अमेरिका ने वियतनाम में अपना आखिरी ऑपरेशन किया, ऑपरेशन लायन बेकर, जिसमें अमेरिकी हवाई जहाजों ने नॉर्थ वियतनाम पर 20,000 बम गिराए। फिर भी अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस कारण अमेरिका को लगा कि अब नॉर्थ वियतनाम के साथ कोई शांति वार्ता करनी ही पड़ेगी। अगर इसमें हम देर करेंगे तो यह पूरा वियतनाम अपने कब्जे में ले लेंगे। इस कारण 27 जनवरी 1973 में पेरिस में एक शांति समझौता हुआ, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम और अमेरिका के बीच, जिसे पेरिस पीस एकॉर्ड्स 1973 कहते हैं। इस इमेज को देखें। इस समझौते के तहत अमेरिका अपनी सेना वियतनाम से निकाल लेगी और नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच युद्ध विराम तय हुआ। तो इस समझौते के बाद 60 दिन में अमेरिका ने अपने सभी सैनिकों को वियतनाम से वापस बुला लिया। इसके बाद वियतनाम में कुछ महीनों तक शांति बनी रही और सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन इस नॉर्थ वियतनाम के लिए यह एक सुनहरा मौका था, क्योंकि अब अमेरिकी सेना थी नहीं यहाँ पर और साउथ वियतनाम की हालत भी काफी खराब थी। इस कारण नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर हमला शुरू कर दिया और 30 अप्रैल 1975 में नॉर्थ वियतनाम ने साइगोन शहर को, जो साउथ वियतनाम की राजधानी थी, उस पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ साउथ वियतनाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद इन दोनों वियतनाम को मिलाकर वियतनाम का एकीकरण हुआ और इस पूरे भाग को सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम नाम दिया गया और एक कम्युनिज्म फॉलो करने वाला देश बना, क्योंकि आखिर में जीत तो नॉर्थ वियतनाम की ही हुई ना, जो यूएसएसआर और चाइना से प्रभावित था। और इस साइगोन शहर का नाम बदलकर इनका नाम हो ची मिन रखा गया, इनके नाम पर जिन्होंने वियतनाम को आजाद कराया था। और इस हैनोई शहर को इसकी राजधानी बनाया गया। तो इस तरह से वियतनाम वॉर खत्म हुआ था। अब बात करते हैं कि इसमें कितने सैनिक और कितने आम लोग मारे गए थे। तो इस युद्ध में अमेरिका के 58,000 सैनिक शहीद हो गए थे। यह नंबर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के 49,400 सैनिक ही शहीद हुए थे, लेकिन अकेले वियतनाम में उनके 58,000 सैनिक शहीद हो गए। और नॉर्थ वियतनाम की बात करें तो इनके 11 लाख सैनिक शहीद हो गए थे और साउथ वियतनाम के 2.5 लाख सैनिक शहीद हो गए थे। इसके अलावा दोनों वियतनाम को मिलाकर 20 लाख आम लोग मारे गए थे। अब 20 लाख आम जनता, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या थी। असल में ऐसा होता नहीं है युद्ध में इतनी आम जनता कभी नहीं मरती, लेकिन वियतनाम में ऐसा हुआ। इसका एक कारण था। जब अमेरिकी सैनिक वियतनामी सेना को मारने जाती थी, तब जो वियतनामी सेना के 2-4 सैनिक अगर किसी गांव में छुप गए तो अमेरिकी सेना इन 2-4 सैनिकों को मारने के लिए पूरे गांव पर बमबारी करती थी, जिसमें वियतनामी गांव के कई आम लोग भी मारे जाते थे। और ऊपर से वियतनामी सेना में ऐसे कई लोकल लोग थे
जो इनडायरेक्ट सेना में भर्ती हो गए थे, और ये लोग ऐसे कपड़े पहनते थे जैसे वहां के आम लोग पहनते हैं। इस कारण अमेरिकी सेना इनको पहचान नहीं पाती थी कि इनमें सैनिक कौन है और आम जनता कौन है। इस कारण भी कई सिविलियन यानी आम लोग मारे गए। और इस युद्ध के दौरान वियतनाम के 1,20,00,000 लोग दूसरे देश में पलायन कर गए थे। इसके अलावा साल 1964 से लेकर साल 1973 के बीच में अमेरिकी वायुसेना ने हर 8 मिनट में एक बम गिराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन 9 सालों में अमेरिका ने लगभग 260 मिलियन क्लस्टर बम वियतनाम पर दागे थे, यानी जितने बम पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में गिराए गए थे उससे कहीं ज्यादा बम अकेले वियतनाम पर दागे गए थे। इसी कारण तो अमेरिका ने उस समय इस युद्ध में 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च कर दिया था। अब ये आंकड़े सही भी हो सकते हैं और गलत भी, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिकी मिलिट्री एडवाइजरों ने बहुत सारे झूठ बोले थे। पेंटागन रिपोर्ट्स आपको याद ही होगा। अब बात करेंगे कि इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला था अमेरिकी सिद्धांतों की बदनामी। युद्ध से पहले यानी 1950 में अमेरिका का ऐसा मानना था कि अगर दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम देश में अगर कम्युनिस्ट सरकार बनेगी तो बाकी देशों में भी कम्युनिस्ट सरकारें बनेगी, जिसे डोमिनो इफेक्ट कहा था अमेरिका ने। और अंत में तो वियतनाम कम्युनिस्ट देश बना। लेकिन इसे देखकर दक्षिण पूर्व एशिया का कोई भी देश कम्युनिस्ट नहीं बना। इस बात को लेकर अमेरिकी सिद्धांतों का दुनिया भर में मजाक उड़ाया गया था। दूसरा था आधुनिक हथियार। अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं थी, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी थी। तो दुनिया में माना जाता था कि अगर आपके पास आधुनिक हथियार है तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। तो यह मान्यता गलत साबित हुई, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका वियतनाम को हरा नहीं पाया, क्योंकि वियतनाम के पास गुरिल्ला युद्ध की तकनीक थी जिसके सामने आधुनिक अमेरिकी हथियार फेल हो गए थे। और हमारे भारत में भी एक महान राजा हुए जिन्होंने गुरिल्ला तकनीक से मुगल सल्तनत को झुका दिया था। तो कौन थे वे महान राजा? अगर आप में से किसी को पता हो तो नीचे कमेंट करके उनका नाम बताएं। उसके बाद अमेरिका की हार। उस समय तक अमेरिका का दबदबा था कि हमें कोई हरा नहीं सकता। अब वियतनाम वॉर में एक तरह से अमेरिका हारा नहीं था, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि आखिर में तो नॉर्थ वियतनाम जीता था। तो पेरिस शांति समझौते के कारण अमेरिका ने अपनी आर्मी वापस बुला ली, लेकिन अमेरिका ये युद्ध जीता नहीं था। उसके बाद युद्ध के विरोध करने की शुरुआत हुई, यानी एंटी वार मूवमेंट। इस युद्ध में अमेरिकी लोगों ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए कई प्रदर्शन किए थे, जिसका पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद दुनिया में जब भी युद्ध होते थे तो उस देश के लोग अपने ही देश की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे थे कि युद्ध को रोको और शांति बनाए रखो। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान भी तो ऐसा ही हुआ था, और अभी अफगानिस्तान से भी अमेरिका खाली हाथ वापस लौट गया, जिस बारे में आपको पता ही होगा। उसके बाद कोल्ड वॉर के समीकरण बदल गए। अब दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई थी तो वो था चाइना। अब अमेरिका ये युद्ध हार गया था, तो इन्होंने चाइना से अपने रिश्ते सुधार लिए, क्योंकि चाइना ने ही वियतनाम को सपोर्ट किया था। अब चाइना और यूएसएसआर दोनों कम्युनिस्ट देश थे और एक दूसरे के काफी करीब थे। लेकिन वियतनाम वॉर के बाद चाइना और अमेरिका के रिश्ते सुधरने शुरू हुए, तो उस तरफ यूएसएसआर और चाइना के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए थे। तो यह भी एक बड़ा बदलाव था कोल्ड वॉर के लिए। उसके बाद आखिरी कि जनता को साथ रखना, यानी पब्लिक परसेप्शन। इस युद्ध के बाद अमेरिका को यह समझ आ गया था कि अब जब भी युद्ध लड़ेंगे तो सबसे पहले अपने देश की जनता को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि वियतनाम वॉर में अमेरिकी लोगों के विरोध के कारण ही अमेरिकी सरकार परेशान हो गई थी। यानी दुनिया को समझ में आ गया कि अगर हमें किसी से युद्ध लड़ना है तो सबसे पहले हमारे अपने लोगों को यह पता होना चाहिए कि हम यह युद्ध क्यों लड़ रहे हैं, इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा, ये सब पता होना चाहिए देश के लोगों को। क्योंकि अमेरिका की जैसी स्थिति वियतनाम में हुई थी, वैसी स्थिति उस देश की भी हो सकती है जो देश अपनी जनता को बताए बिना युद्ध में जाएगा। अगर ऐसा होगा तो उस देश को अपने दुश्मन देश के साथ अपने लोगों से भी लड़ना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव था वियतनाम वॉर का। तो ये था वियतनाम युद्ध का पूरा इतिहास। आपको ये वीडियो कैसा लगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, और उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।